नमस्कार दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 का वो दिन जिसने पूरे भारत को एक जोरदार झटका दिया। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे एक दबंग खुकार जो सबकी चहेती प्रधानमंत्री नेता थी, जिसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, उसको गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। कहानी को समझने के लिए हमें एक एक लोकेशन के पॉइंट को समझना होगा। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का रेजिडेंस था, जिसे एक सफदरजंग रोड बोला जाता था, और ये था उनका ऑफिस, जिसे एक अकबर रोड बोला जाता था। और जिन बॉडीगार्डों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर हमला किया था, वो इन दोनों के बीच का गेट था। और यही वो रास्ता है जो पीएम रेजिडेंस और पीएम ऑफिस को एक दूसरे से जोड़ता है। और इस लोकेशन से लगभग 4 किलोमीटर दूर था एम्स हॉस्पिटल, जहां पर गोली लगने के बाद पीएम को वहां ले जाया गया। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। आज 31 अक्टूबर 1984 के दिन भी कोई खास नहीं था, बाकी के दिनों के जैसा ही ये दिन था। आज के दिन पीएम गांधी रोज की तरह जल्दी उठ गई। आज उनका एक आयरिश टीवी के जर्नलिस्ट और एक्टर पीटर उस्तिनो के साथ डॉक्यूमेंट्री के साथ इंटरव्यू है, जो कि लगभग 1 घंटे तक चलने वाला है। दोस्तों, इंटरव्यू भी ज्यादा दूर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास से सटे इस एक अकबर रोड के ऑफिस में होने वाला है। और यहीं पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ऑफिस था, जो कि उनके आवास से इस बिना गेट वाले रास्ते से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर गेट इसलिए नहीं था क्योंकि इस गेट पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सबसे मेन बॉडीगार्ड रहते थे। इनमें से एक का नाम था बेअंत सिंह, जो कि पिछले 10 सालों में से पीएम के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड में से एक था और पीएम के सबसे चहेते गार्डों में से एक थे। इसीलिए बेअंत सिंह पिछले 10 सालों में पीएम के साथ कई विदेशी दौरों पर भी जा चुके थे। और दूसरा था ये 22 साल का सतवंत सिंह, जो कि पीएम सिक्योरिटी में पिछले 5 महीनों से ही था। आमतौर पर सतवंत की जगह कोई दूसरा बॉडीगार्ड रहता था, लेकिन इस दिन सतवंत सिंह ने कहा कि मेरा पेट खराब है और इसलिए उसको यहाँ पर तैनात किया गया, क्योंकि यहीं से शौचालय की दूरी सबसे कम पड़ती थी। इंटरव्यू के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नारंगी कलर की साड़ी पहनी है और 9:20 पर वो इंटरव्यू के लिए रवाना होती है। इस समय इंदिरा गांधी के साथ थे उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी रामेश्वर दयाल, पुश्तैनी नौकर नाथुराम और उनको धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़े हुए कांस्टेबल नारायण सिंह। और आज के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी, ये सोचकर कि यहाँ से यहाँ तक केवल 50 मीटर ही तो जाना है। रास्ते में एक सर्वेंट टी शर्ट लेकर सामने से गुजरा, जिसमें पीएम के लिए चाय थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस सर्वेंट से बोलती है कि ये टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा, इसकी जगह कोई दूसरा लेकर आओ। और यह कहकर पीएम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आगे बढ़ जाती है। और जैसे ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस घर और ऑफिस को जोड़ने वाले गेट के पास पहुंची, वैसे ही पहला बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह प्रधानमंत्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुस्कुराई और नमस्ते करने के लिए अपने हाथ जोड़े। दोस्तों, ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बेअंत सिंह को 10 सालों से जानती थी और रोज बेअंत सिंह इंदिरा गांधी से नमस्ते करता था, इसलिए आज भी बेअंत सिंह को आगे बढ़ता देख नमस्ते किया। लेकिन आज बेअंत सिंह का मकसद कुछ और ही था। लगभग 9:25 पर बेअंत सिंह ने अपनी 0.38 कैलिबर्स रिवॉल्वर निकाली और तान दी इंदिरा गांधी पर। जब तक कोई कुछ समझने की कोशिश करता, उससे पहले बेअंत सिंह की रिवॉल्वर से 3 राउंड निकल चुके थे और ये तीनों गोलियां इंदिरा गांधी के चेस्ट पर जाके लगी। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई और गिरते ही जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो? बेअंत सिंह 1 सेकंड के लिए रुका और सतवंत सिंह की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, गोली चला। सतवंत सिंह, जिसने अभी तक गोली नहीं चलाई, वो अपनी कारबाई बंदूक को प्राइम मिनिस्टर की ओर घुमाकर 30 गोलियां एक साथ चला देता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जैसे ही उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे बढ़े, सतवंत ने उनके पैरों में गोलियां चलाई और रामेश्वर वहीं गिर गए। पीएम ऑफिस से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट वहां से भागा, ये देखने के लिए कि आखिर ये गोलियों की आवाज आ कहां से रही है। और उसी समय दोनों बॉडीगार्डों ने सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपने हथियारों को फेंक दिया और सरेंडर करने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे, हमें जो करना था वो हम कर चुके, अब तुम्हें जो करना है वो कर लो। और इसी तरह उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का
बदला ले लिया। चलिए दोस्तों, एक नजर इस ऑपरेशन ब्लू स्टार पर डालते हैं कि आखिर ये क्या था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर को कुछ अलगाववादियों से आर्मी ऑपरेशन के जरिए फ्री करवाया था और इस एजेंडा के बाद काफी ज्यादा सिख पीएम का विरोध करने लगे। पॉइंट पर वापस आए तो कांस्टेबल नारायण सिंह ने कूदकर बीएन सिंह को जमीन पर पटक दिया और पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवानों ने सतवंत सिंह को अपने घेरे में ले लिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टोटल 33 गोलियां चलाई गई, जिनमें से 30 गोलियां सीधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगी और काफी गोलियां उनके शरीर को चीरकर बाहर निकल गई। पीएम के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर आर.के. धवन ने होश संभाला और एम्बुलेंस लाने को कहा। दोस्तों, आज के दिन किस्मत इतनी खराब थी कि उस एम्बुलेंस का ड्राइवर भी ड्यूटी पर नहीं था। गोलियों की आवाज सुनकर कांग्रेस लीडर माखनलाल पीएम की तरफ दौड़े। आर.के. धवन ने कोई भी एम्बुलेंस न आते देख कोई भी कार लाने के लिए कहा। माखनलाल और आर.के. धवन ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उठाया और सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर लेटाया। आगे की सीट पर आर.के. धवन, माखनलाल खोतेदार, एक सिक्योरिटी ऑफिसर दिनेश भट्ट और ड्राइवर बैठे थे। इस पूरी घटना से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भुवनेश्वर में इलेक्शन रैली के दौरान कुछ ये कहा था। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। गोली की आवाज सुनकर इंदिरा गांधी की बेटी सोनिया गांधी गाड़ी की तरफ दौड़ी और पिछली सीट पर बैठ गई और कार बहुत तेजी से आगे बढ़ी और ये सारी घटना केवल कुछ ही मिनटों में हो गई। 9:31 पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एम्स हॉस्पिटल में पहुंची। गाड़ी से उतारने और इमरजेंसी वार्ड रूम में ले जाने तक ही पीएम को 3 मिनट का समय लग गया था। मैं आपको ये सारी डेट इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है। अनफॉर्चुनेटली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एक भी स्ट्रेचर मौजूद नहीं था। किसी तरह से एक पहिया वाली स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब इंदिरा गांधी को कार से उतारा गया तो उनको इस हालत में देखकर सारे वहाँ पर डॉक्टर के स्टाफ घबरा गए। जब सीनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी वार्ड की तरफ भाग कर आए तो उन्हें लगा कि हॉस्पिटल में कोई गंभीर बीमार है, लेकिन जब सीनियर डॉक्टर्स ने इंदिरा गांधी को इस हालत में देखा तो वो भी बेकाबू हो गए। दोस्तों, इस कार्डियोग्राफ में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हार्ट बीट बिल्कुल मामूली दिखाई दे रही है। इसका मतलब अभी भी वो जिंदा है, लेकिन ना ही उनके आंखों की पुतलियां हिल रही थी और ना ही उनके शरीर में कोई हलचल हो रही थी, जिससे पता लगता है कि उनकी दिमाग को काफी क्षति पहुंची है। अगले कुछ घंटों में वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बचाने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करते हैं। यहाँ तक कि उनके ब्लड को रोकने के लिए 88 बोतल्स ओ नेगेटिव ब्लड को चढ़ाया गया और 4 घंटों के बाद 4 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर से निकाल ली गई और ब्लड फ्लो को भी रोक दिया गया। लेकिन डॉक्टर्स को इंदिरा गांधी के सर्वाइवल के चांस ना के बराबर नजर आ रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी बंगाल में होने वाली इलेक्शन रैली के लिए वहां पर गए हुए थे। जब उनको इस घटना के बारे में बताया गया तो वो दिल्ली के लिए तुरंत निकल गए। साथ ही में उस समय के प्रेसिडेंट जो विदेश दौरे पर थे उनको इस बात की खबर लाते हुए वो इंडिया के लिए निकल गए। इधर हॉस्पिटल के 8th फ्लोर पर कांग्रेस के काफी ज्यादा लीडर आ चुके थे और सबको लगभग पता चल गया कि इंदिरा गांधी को बचाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए इसी फ्लोर के इसी पास वाले रूम के अंदर देश पर आने वाली मुसीबत की तैयारी की जा रही है। इस समय देश के प्रेसिडेंट विदेश में और इंदिरा गांधी जीवन और मौत की जंग लड़ रही है और यदि इंदिरा गांधी की मौत की खबर बाहर फैलती है तो देश में दंगे हो जाएंगे। इसीलिए हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को यह खबर बाहर निकलने से मना किया गया। धीरे धीरे इंदिरा गांधी के बाकी ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देते हैं और इंदिरा गांधी की हार्ट बीट बिल्कुल बंद हो गई। राजीव गांधी के अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने इंदिरा गांधी के स्वर्गवास की उनको सूचना दी। लगभग 1:45 पर देश की कुछ न्यूज एजेंसियों ने ये न्यूज ब्रेक कर दी कि गोली मारकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। जब खबर फैलते लोगों को यह पता चला कि इंदिरा गांधी की हत्या सिख बॉडीगार्डों के द्वारा की गई है तो लोगों में भयंकर दंगे हो गए और जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने दिल्ली में रहने वाले सिखों के विरुद्ध सड़कों पर उतर आए, जिसमें लगभग 8000 से ज्यादा सिखों को मारा और जिंदा जलाया गया और ये 3-4 दिनों तक चला। लाखों सिखों ने डर के मारे विदेशों और दूसरे राज्यों में शरण ले ली।
देश में एक तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी कहा जाता था, उनका अंतिम संस्कार चल रहा था, तो वहीं पर दूसरी तरफ ये दंगे चल रहे थे। 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी को सम्मान के साथ दिल्ली के शक्ति स्थल में उनके बेटे राजीव गांधी ने श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, इसी के साथ 31 अक्टूबर 1984 का ये दिन इतिहास के सबसे बुरे दिनों में शामिल हो गया। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।